हेलो फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का इस नए वीडियो में स्वागत है। आज मैं पूर्व वैदिक काल के वीडियो के बाद उत्तर वैदिक काल को पढ़ाने जा रहा हूं। उत्तर वैदिक काल से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उसको मैंने इस वीडियो में टेकअप करने की कोशिश किया है और पूर्व वैदिक काल से रिलेट करके हम लोग उत्तर वैदिक काल को पढ़ेंगे। उत्तर वैदिक काल के बारे में हम लोग समझेंगे। तो उत्तर वैदिक काल जो है हमारा, जिसको कि लेटर वैदिक पीरियड बोला जाता है। पूर्व वैदिक काल का एक अन्य नाम प्रचलित था ऋग वैदिक काल, लेकिन उत्तर वैदिक काल को सिर्फ उत्तर वैदिक काल ही कहा जाता है। उसको ऋग वैदिक काल इसीलिए कहा जाता था कि उसमें ऋग्वेद की रचना की गई थी। लेकिन उत्तर वैदिक काल जो है हमारा, इसमें 3 वेद, ऋग्वेद को छोड़कर अन्य 3 वेद की रचना की गई है, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो इस काल का अगर हम रचना की बात करें कि उत्तर वैदिक काल की प्रमुख रचनाएं कौन सी है, तो उत्तर वैदिक काल की जो प्रमुख रचना है वो मुख्य रूप से यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद है। लेकिन इसके अलावा अन्य जितने भी वैदिक साहित्य हैं वो भी इसी काल में रचे गए हैं, जैसे ब्राह्मण या फिर अरण्यक, उपनिषद जैसे इस तरह के वैदिक साहित्यों की जो रचना हुई है वो भी उत्तर वैदिक काल में ही हुई है। अब उत्तर वैदिक काल का जो कालखंड है, उत्तर वैदिक काल का जो कालखंड निर्धारित किया गया है वो 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक। आपने पिछले वीडियो में देखा था कि पूर्व वैदिक काल का जो पीरियड है वो 1500 से 1000 बीसी तक, यानी 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक का था। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये उत्तर वैदिक काल का जो पीरियड है वो 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक है। इसको उत्तर वैदिक काल क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके पहले एक वैदिक काल रह गया है, ये जिसको पूर्व वैदिक काल बोले, और ये वैदिक काल के बाद का पीरियड है। इसी कारण से इसको हम लोग बोलते हैं उत्तर वैदिक काल। ठीक है। अब देखिए, उत्तर वैदिक काल और पूर्व वैदिक काल में आखिरकार जो विभाजन किया जाता है वो क्यों किया जाता है, क्या आवश्यकता थी विभाजन करने की? तो उत्तर वैदिक काल और पूर्व वैदिक काल का जो विभाजन है वो इसीलिए किया जाता है कि पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में बहुत बड़ा अंतर देखने को मिलता है। इतिहास के दृष्टिकोण से यदि देखते हैं तो बहुत बड़ा दोनों में अंतर दिखाई पड़ता है। जहां पूर्व वैदिक काल का समाज सामान्य हुआ करता था, वहां पर पूर्व उत्तर वैदिक काल का समाज जो है वो बहुत ही विकसित हो गया। तो यही कारण है कि हम दोनों पीरियड को थोड़ा अलग करके बांट के पढ़ा करते हैं। बहुत सारे दोनों के बीच में परिवर्तन देखे गए कि पूर्व वैदिक काल में लोगों का रहन सहन का स्तर किस प्रकार का था, तो उत्तर वैदिक काल में उससे एकदम उलट हो गया। किस प्रकार से उद्योग धंधे कम विकसित थे और एकदम अलग से एकाएक अलग विकास कर गए। और यही सब कारण लोगों का जो सोचने का तरीका है वो पूर्व वैदिक काल का अलग था और उत्तर वैदिक काल में वो एकदम उससे अलग हो गए। तो इस प्रकार से यही सब कारण है कि पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल को विभाजन करके पढ़ने की आवश्यकता पड़ी है। अब उत्तर वैदिक काल और पूर्व वैदिक काल का विभाजन का सीमा रेखा कहाँ से खींचा गया है? तो उत्तर वैदिक काल और पूर्व वैदिक काल के विभाजन का जो सीमा रेखा है वो 1000 ईसा पूर्व के आसपास से शुरू होता है। 1000 ईसा पूर्व में आखिर ऐसा क्या हो जाता है जिसके कारण की विभाजन हो जाता है? तो 1000 ईसा पूर्व में ऐसा अनुमान इतिहासकारों के द्वारा लगाया जाता है। हालांकि 1961 में कनिंघम साहब ने इस खोज को प्रस्तुत करने के बाद बहुत सारी बातें लिखी
लेकिन ऐसा माना जाता है कि 1000 ईस्वी के आसपास में ही क्या हुआ था कि लोहा का खोज हो चुका था। लोहे की खोज आर्यों ने कर ली थी। तो लोहे की खोज आर्यों ने कब कर ली थी? तो 1000 ईसा पूर्व के आसपास, यानी 1000 ईस्वी के आसपास। ऐसा कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश के एटा जिला के अंतरंजी खेड़ा नामक स्थान है, वहां से हल का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो यहाँ से आपको परीक्षा में क्वेश्चन पूछा करते हैं कि लोहा का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो आपका जो उत्तर होगा वो क्या होगा? अंतरंजी खेड़ा। कहाँ क्या उत्तर होगा? अंतरंजी खेड़ा। अब पूछ देगा यदि कि अंतरंजी खेड़ा कहाँ है, तो सीधी सी बात उत्तर प्रदेश के एटा जिला में। तो आप इसको परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण समझते हुए इस चीज को याद रखें कि लोहा का जो साक्ष्य पुरातात्विक प्राप्त हुआ है वो अंतरंजी खेड़ा से प्राप्त हुआ है। ये हो गया उत्तर वैदिक को काल को जानने का पुरातात्विक स्रोत, पुरातात्विक साक्ष्य या पुरातात्विक स्रोत, सोर्स जिसको बोलते हैं। तो पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत दोनों स्रोत को देखते हैं। तो साहित्यिक स्रोत में हम लोगों को अथर्व तीनों वेद जो है यानी कि यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, उसके अलावा अन्य बहुत सारे वैदिक साहित्य, ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद, ये सारे जो है ये उत्तर वैदिक काल के बारे में वर्णन करते हैं। इसके अलावा पुरातात्विक साक्ष्य में ये सब जैसे लोहा की प्राप्ति हुई, इसके अलावा मान लिया जाए कि मृदभांड की प्राप्ति हुई, मिट्टी की बर्तन की प्राप्ति हुई, ये सब पुरातात्विक साक्ष्य के अंतर्गत आएंगे। और बुक सारे जितने भी हैं वो साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत आएंगे, जिससे कि उत्तर वैदिक काल की जानकारियां प्राप्त होती है। तो आपको ये भी पता चल गया कि उत्तर वैदिक काल की जानकारियां कहाँ से मिलती है। तो जानकारी का दो स्रोत हुआ, एक पुरातात्विक स्रोत, दूसरा साहित्यिक स्रोत, जिसका वर्णन मैंने पिछले वीडियो में काफी अच्छे से किया है। तो अंतरंजी खेड़ा में लोहा का हल मिलता है। क्या मिलता है? लोहा का बना हुआ हल। हल का प्रयोग कहाँ किया जाता है? आप लोग जानते हैं, हल का प्रयोग बैल लगाकर खेतों को जोतने में किया जाता है। तो लोहा का हल जो मिला है, ये लोहा का हल जो अंतरंजी खेड़ा से प्राप्त हुआ है उत्तर प्रदेश से, यहीं से जो है यही क्रांतिकारी परिवर्तन होता है और पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल दोनों अलग अलग हो जाता है। तो अब लोहा के खोज से आखिरकार होता क्या है? तो लोहा का जैसे ही खोज होता है, इसके पहले देखिए जितना भी धातु का खोज हुआ था, जैसे आपने पहले पाषाण काल में पढ़ा था तांबा की खोज हुआ, फिर सिंधु घाटी सभ्यता में पढ़े कांस्य का खोज हुआ, टीन था, सोना था, चांदी था। ये सब आर्यों को ये सारे चीजों की जानकारी थी। आर्यों को तांबा का, सोना का, चांदी का, उसके अलावा कांसा का, टीन का, इस सब के बारे में, इन सब धातुओं के बारे में पहले से पता थी। लेकिन नया चीज उन्होंने जैसे ही लोहा को खोजा तो महान क्रांतिकारी हो गई। और यहाँ से परीक्षाओं में क्वेश्चन भी पूछ दिया करता है कि आर्यों ने जो है किस नए धातु की खोज की, तो आपका उत्तर होगा लोहा। क्या उत्तर होगा? लोहा। और ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको याद रखें, आप इसको याद रखें, आप इसको याद रखें। ये तीन चीजें आप याद रख सकते हैं। तो आर्य जो है एक नया धातु लोहा का खोज जैसे ही किया, अब लोहा तो बहुत तगड़ी धातु मिल गई, बहुत मजबूत धातु मिल गई। इतनी मजबूत धातु जैसा कि पहले कभी नहीं मिला। और अभी भी आप लोग देख सकते हैं कि लोहा का हमारे जीवन में कितना भयंकर प्रयोग होता है। यदि अस्त्र शस्त्र बनाने हो तो लोहे के बनाएंगे, कृषि का औजार बनाना हो तो लोहे के बनाएंगे, ट्रेन, कल कारखाने के बहुत सारे सामान बनाना हो तो लोहा का प्रयोग करते हैं। तो जबरदस्त लोहा का प्रयोग होता है और यही चीज, जबरदस्त चीज जो है आर्यों को मिल गया और यही क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया, जिसके कारण पूर्व वैदिक काल से एकदम 1000 ईसा पूर्व में क्रांति होके ये उत्तर वैदिक काल अलग से हम लोगों को डिवाइड करके पढ़ने की आवश्यकता पड़ गई। तो इस प्रकार से जो है उत्तर वैदिक काल की शुरुआत
लोहे के खोज से प्रारंभ होती है। लोहा का हल मिलता है, लोहा का जैसे ही लोहा प्राप्त होता है। पहले पूर्व वैदिक काल में क्या करते थे कि लोग पशुपालन करते थे। आर्य क्या करते थे, पशुओं को पालते थे। उनका सामान्य सा जीवन था, थोड़ा बहुत खाने पीने का जो भी होता था, खा पी के मस्त पशु को चराते रहते थे और उसी से उनका सब चीज चलता था। अब लोहे की जैसे ही खोज हुई, उन्होंने लोहे का हल बना लिया। लोहे का मान लिया जाए कि छोटे मोटे कई सारे औजार बना लिए और उन औजारों की सहायता से कृषि को अत्यधिक बढ़िया ढंग से करना प्रारंभ कर दिए। जैसे पहले मान लिया जाए कि कृषि होता होगा तो खरपतवार बहुत सारे आ जाते होंगे, उसको वो लोग उखाड़ नहीं पाता होगा। अब फसल की पैदावार तो कम होगी, स्वाभाविक सी बात है, फसल की पैदावार कम होगी। खरपतवार किसको कहते हैं कि जैसे मान लिया जाए मैंने गेहूं लगा दिया या मकई लगा दिया, मान लिया जाए मकई के पौधे लगे हुए हैं इस प्रकार से, और इसके बीच में कई छोटे मोटे दुब्भी, कई प्रकार के जो घास उग आते हैं, कई प्रकार के ये छोटे मोटे जो बेकार के घास उगते हैं, इसी को तो हम लोग खरपतवार कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, खरपतवार। अब ये खरपतवार क्या करता है कि फसल की पैदावार को घटा देता है। फसल की पैदावार को क्या करता है, घटा देता है। तो जब लोहे की खोज नहीं हुआ होगा तो खरपतवार को निकालने का कोई तरीका नहीं इजाद किया गया था। लेकिन जैसे ही लोहे का खोज हो गया, लोग लोहे के माध्यम से अब इस खरपतवार को निकाल के बाहर कर देते होंगे और इस प्रकार से उनकी पैदावार धीरे धीरे बढ़ने लगी होगी। सबसे पहले तो कृषि को स्टार्ट जब बिना लोहा के जमीन में खुदाई कैसे करेंगे, तो खुदाई नहीं होता होगा, ऐसे ही जमीन पर छीट देते होंगे पानी उनी डाल के, तो उस कंडीशन में उनकी पैदावार कम होती होगी, पैदावार बहुत ही कम होती होगी। लोहा जैसे मिला, खेत की जुताई करना शुरू कर दिए। अब जुताई जैसे किए तो स्वाभाविक है कि उपज बढ़ जाएगा। बाद में इसमें खरपतवार भी निकालने लगे तो उसके कारण भी फसल की पैदावार और अधिक बढ़ गई। बाद में इसमें और भी अन्य आवश्यकता, इसको निकालने का जो तरीका है फसल को, जैसे मान लिया जाए भुट्टा हुआ तो उसको निकालने के लिए लोहे की कील उल के सहायता से बढ़िया से उसको छील उल के हटा लिया जाता। काटने के लिए लोहे के कचिया का प्रयोग करके काट लिए जाते हैं। इस प्रकार से सारे फसल को सही से जोतना, सही से उसका खरपतवार निकालना, सही प्रकार से सिंचाई कर देना, सही प्रकार से उसको घर ले आना, निकाल के पूरा का पूरा दाना यूज कर लेना, और इस प्रकार से अधिक फसल होने लगा। और अधिक फसल जब इतना ज्यादा फसल होने लगा कि पहले ये आदमी मान लिया जाए कि पूर्व वैदिक काल में यदि 1 बीघा या 1 एकड़ खेती करते होंगे तो उनको जो उपज होता होगा, जिनसे उनका पूरा परिवार चलता होगा, अब 1 एकड़ की उपज से उनके परिवार के अतिरिक्त अन्य 3-4 और परिवार के लायक अनाज उत्पन्न होने लगा। और इस प्रकार उनके पास क्या हुआ कि अधिक मात्रा में अनाज आने लगा। तो चूंकि होता क्या है कि ये कृषि का विकास प्रारंभ हो जाता है। लोहा की खोज होने से ही कृषि का क्या होता है, विकास प्रारंभ हो जाता है। और अब लोग पशुओं को पालना कम कर देते हैं और मुख्य रूप से खेती पर ध्यान दे देते हैं, क्योंकि अनाज ज्यादा होने लगा। लोगों का झुकाव खेती के तरफ बढ़ गया कि भाई इधर बहुत फायदा है, चलो हम लोग खेती करते हैं, खाने का भी होगा, इधर उधर की भी चीजें होंगी। अब खेती का विकास प्रारंभ हो जाता है और इस प्रकार से उत्तर वैदिक काल का जो मुख्य व्यवसाय है वो बन जाता है कृषि। तो आप लोग यहाँ एक चीज और लिखेंगे कि उत्तर वैदिक काल का जो मुख्य व्यवसाय है उत्तर वैदिक काल का, वो क्या बन जाता है, कृषि बन जाता है। क्या बन जाता है, कृषि बन जाता है। पूर्व वैदिक काल का मुख्य व्यवसाय क्या था, पशुपालन, कृषि सेकेंडरी था। अब कृषि प्राइमरी हो जाता है, यानी मुख्य व्यवसाय कृषि हो जाता है और पशुपालन सेकेंडरी हो जाता है। पशुपालना लोग कम कर देते हैं। अब पहले जो कृषि था वो चूंकि खाने लायक होता था तो उसको जीवन निर्वाह कृषि बोलते थे। क्या बोलते थे, जीवन निर्वाह कृषि। अब
पैदावार बहुत ज्यादा होने लगा पहले के बनिस्पत और बहुत अनाज बचने लगा, तो इस प्रकार की कृषि को क्या कहते हैं? अधिशेष कृषि। मैंने यहाँ लिखा है कि वैसी कृषि जिसमें जीवन निर्वाह होने के पश्चात अतिरिक्त अनाज बच जाए उसे क्या कहते हैं? तो अधिशेष कृषि कहते हैं। अब यहाँ से आप अधिशेष कृषि यदि परीक्षा में पूछा जाए कि अधिशेष कृषि से आप क्या समझते हैं, यदि अधिशेष कृषि इनमें से ऑप्शन देके कुछ लिख दिया जाए कि क्या है, तो आप अधिशेष कृषि का कॉन्सेप्ट यदि आपके दिमाग में है तो आप उससे भी क्वेश्चन को बना पाइएगा। देखिए मेरे प्यारे फ्रेंड्स, आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझना है, ऐसा नहीं कि सिर्फ चीजों को रटते जाएं। चीजों को रटने के बाद क्या होता है कि हम कहीं ना कहीं कमजोर पड़ जाते हैं। यदि आपके दिमाग के अंदर एक बार कॉन्सेप्ट उतर गया तो बाद में आप चीजों को धीरे धीरे रट लीजिए, आराम से सारे चीज कवर हो जाएंगे और आपको कॉन्सेप्ट के आधार पर एग्जाम पास करने में कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस प्रकार से आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझना है। तो आप यहाँ पर दो चीज समझे, एक जीवन निर्वाह कृषि जो सिर्फ खाने भर का होता है और एक अधिशेष कृषि जो कि खाने के अलावा बेचने के लिए भी एक्स्ट्रा हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं? अधिशेष कृषि। अब अधिशेष कृषि होने के पश्चात कई सारे अनाज हो गए। अब बोरा का बोरा, ट्रक का ट्रक अनाज जो है, यानी उस समय तो ट्रक था नहीं, समझिए बहुत सारा ढेर सारा अनाज जो है एक्स्ट्रा हो गया। अब वो अनाज को लोग क्या करने लगे? विदेशों से व्यापार करने लगे। अब यानी पहले जहां देसी व्यापार सिर्फ था, अब उत्तर वैदिक काल में विदेशों से भी व्यापार प्रारंभ हो गया। यानी कि अब क्या होता है कि बचा अनाज जो है उसका उपयोग व्यापार में होने लगा। अब व्यापार उन्नत हो गया। अब व्यापार जैसे उन्नत हो गया तो उद्योग धंधा भी विस्तृत हो गया। आपने क्या देखा था पूर्व वैदिक काल में कि व्यापार उन्नत नहीं था तो उद्योग धंधा भी उन्नत नहीं था। व्यापार जितना अधिक होगा उतना ज्यादा उद्योग धंधा बढ़ेगा, उतनी ज्यादा मानी फैक्ट्रियां लगेगी। तो इस प्रकार से है उद्योग धंधा का भी काफी विस्तार हो गया। और उद्योग धंधा का विस्तार होने से विदेशों से अनाज के बदले में इधर से अनाज ले जाता था और उधर से बहुत सारा दूसरा चीज ट्रांसफर कर करके, आयात कर करके दूसरा चीज लेके आता था। तो इस प्रकार से एक क्या बोले उसको कि सर्वांगीण विकास होना प्रारंभ हो गया। आवश्यकता की जितने भी चीजें हुआ तो सिर्फ अनाज, लेकिन अनाज एक्स्ट्रा लेके दूसरे चीज को अभी आ गया। उससे कई उद्योग धंधे विस्तृत हो गए, व्यापार बढ़ गया। अब व्यापार बढ़ गया, आदमी के पास बहुत सारा चीज जब होने लगा, इनकम बढ़ गया, तो स्वाभाविक सी बात है कि इनकम बढ़ने के बाद लोग, जब आपके पास अधिक चीज रहेगा तभी तो आप किसी को कुछ दे भी पाइएगा ना। अगर यदि आपके पास ही खाने के लिए कुछ नहीं है तो कोई मांगने वाला आएगा तो उसको आप कैसे दे पाइएगा? तो जिस आदमी के पास अधिक संपत्ति होती है वही दूसरे को हेल्प भी कर सकता है। तो यानी कहने का मेरा आशय ये है कि अब धीरे धीरे क्या होने लगा कि टैक्स की प्रथा प्रारंभ होने लगी। यानी राजा को समझ में आ गया, समाज को समझ में आ गया कि ज्यादा इनकम हो रहा है तो चलो टैक्स, बलि, जैसे पूर्व वैदिक काल में सिर्फ बलि जो टैक्स था वो स्वैच्छिक था कि यदि आपको देना है तो दीजिए और नहीं देना है तो नहीं दीजिए। अब क्या होता है कि वो जो स्वैच्छिक बलि टैक्स था उसको एकदम अनिवार्य कर दिया कि बलि टैक्स जो है वो अनिवार्य हो गया। तो यहाँ पर आपने देखा कि पूर्व वैदिक काल में जो टैक्स था बलि वो स्वैच्छिक था, अब उत्तर वैदिक काल में वो क्या हो जाता है? वो अनिवार्य हो जाता है, अब देना ही है। दूसरी बात, उसकी मात्रा भी धीरे धीरे बढ़ाना चालू कर देता है, यानी टैक्स लेने की मात्रा धीरे धीरे बढ़ाना चालू कर देता है। अब क्योंकि लोगों की आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाती है, अब आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाती है तो स्वाभाविक है कि सामाजिक स्थिति भी अच्छी होगी। तो सामाजिक स्थिति अच्छी होगी, राजा के पास आर्थिक स्थिति जैसे ज्यादा होगा तो राजा के पास लोग धन अधिक देने में सक्षम हो पाएंगे। तो अधिक धन देने में सक्षम हो पाएंगे तो राजा जो है अधिक धन लेकर देश का विकास करेगा, राज्य का विकास करेगा। इस प्रकार से राज्य की भी स्थिति धीरे धीरे अच्छी होने लगेगी।
यानी आर्थिक स्थिति अच्छी होने लगा, लोग टैक्स अधिक देने लगे, राजा की आय बढ़ने लगी, राज्य का क्या होने लगा, विकास होने लगा। इस प्रकार से जो है धीरे धीरे क्या होता है कि धीरे धीरे अब लोग दूसरे तरफ भी बढ़ना प्रारंभ कर देते हैं, क्योंकि पेट चलाने के अलावा जब आपके पास एक्स्ट्रा संपत्ति होगा तो आप दूसरे क्षेत्र में भी ध्यान दीजिएगा। अब क्या होता है कि यहाँ पर जो आर्य हैं वो आर्य क्या करते हैं कि धीरे धीरे पूरे मतलब कि आर्यकरण शुरू कर देते हैं, यानी दूसरे क्षेत्रों का दौरा प्रारंभ कर देते हैं, आर्यकरण करने की कोशिश करने लगते हैं। आर्यकरण क्या चीज है? आर्य की जो भाषा थी वो क्या थी? आर्यों की भाषा थी संस्कृत। और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि आर्य की भाषा क्या थी, तो आप इसको जरूर याद रखें। आर्य की भाषा क्या थी? तो आर्यों की भाषा थी संस्कृत। आर्यों की भाषा क्या थी? संस्कृत। और संस्कृत किसकी भाषा है? देवताओं की भाषा है। और देवताओं की भाषा संस्कृत होने के कारण, चूंकि देवता भी संस्कृत बोलते, आर्य भी संस्कृत बोलते थे, और यही कारण है, और चूंकि देवता श्रेष्ठ होता है, यही कारण है कि आर्यों का भाषा संस्कृत होने के कारण वो अपने आप को श्रेष्ठ बोलते थे, वो अपने आप को श्रेष्ठ बोलते थे। और आर्य, चूंकि आर्य एक जाति से संबंध, उस समय जाति से संबोधित नहीं था, उस समय के आर्य होने का अर्थ है कि आप श्रेष्ठ हो गए। आप क्या हो गए? श्रेष्ठ हो गए। तो आप श्रेष्ठ होइएगा कैसे? तो आप श्रेष्ठ तभी हो पाइएगा जब आप संस्कृत जानते हो। जब आप क्या जानते हो? संस्कृत जानते हो। जैसे अभी के टाइम में माना जाए तो आप इंग्लिश जानिएगा तो विदेशों में भ्रमण कर सकते हैं, तो इंग्लिश को थोड़ा वेटेज दे दिया गया है। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो संस्कृत जो है वो मुख्य भाषा है, जिसके माध्यम से ये आर्य देवताओं से संबंध बना के रखते थे, ऐसा इनका मानना था। यानी कहने का अर्थ है कि श्रेष्ठ क्यों बोला जाता है? संस्कृत जानने के लिए। अब वो क्या किए कि श्रेष्ठ बनाने के, लोगों का कल्याण करने के लिए, लोगों को श्रेष्ठ करने के लिए आर्यकरण प्रारंभ कर दिए। और इस आर्यकरण के दौर में उत्तर भारत की तरफ मूव होता है एक गौतम राहुगढ़ नामक ऋषि का, और दूसरे तरफ दक्षिण भारत में अगस्त ऋषि का जाना होता है। यानी दक्षिण भारत की तरफ चलना प्रारंभ करते हैं आर्यकरण करने के लिए कौन? अगस्त ऋषि। यानी संस्कृत सिखाने के लिए बढ़े दक्षिण भारत की तरफ कौन? अगस्त ऋषि। और उत्तर भारत की तरफ बढ़े कौन? तो गौतम राहुगढ़। कौन बढ़े? गौतम राहुगढ़। तो इस प्रकार से वो धीरे धीरे लोगों को संस्कृत सिखाते हुए आगे की ओर बढ़ते जाते हैं, गंगा दोआब का क्षेत्र तक बढ़ते जाते हैं, और बढ़ते बढ़ते लोगों का आर्यीकरण करते जाते हैं, संस्कृत सिखाते जाते हैं। और इस प्रकार से ये जो प्रदेश है, जो कि पहले सप्त सैंधव प्रदेश था, सप्त सैंधव प्रदेश से फिर वो ब्रह्म ऋषि देश बनता है, जिसको ब्रह्मावर्त कहते हैं। और फिर और जब धीरे धीरे मध्य प्रदेश यानी नीचे के भागों तक फैलते फैलते जो है उत्तर प्रदेश के गंगा दोआब क्षेत्र तक जब फैल के विस्तृत हो जाता है, तो उस पूरे क्षेत्र को आर्यावर्त कहा जाता है, क्योंकि उस पूरे क्षेत्रों में ऐसा माना जाता है कि संस्कृत का प्रचलन हो चुका है और आर्यकरण यानी आर्यीकरण हो चुका है। और इस प्रकार से उस पूरे जगह का नाम जो है वो आर्यावर्त पड़ जाता है। यानी सप्त सैंधव प्रदेश, जो कि पूर्व वैदिक काल में एक छोटा सा क्षेत्र था, उससे धीरे धीरे आर्यीकरण होके ब्रह्म ऋषि प्रदेश, ब्रह्मावर्त नाम रखाया भारत का। और फिर जब और अधिक विस्तृत उसके बनिस्पत कई गुना हो जाता है, बढ़ जाता है, तब भारत का जो नाम है वो क्या पड़ जाता है? आर्यावर्त। यानी अभी जो आप भारत के 5 नाम पढ़ते हैं, उसमें सबसे पहले भारत का कौन सा नाम आ गया? तो आर्यावर्त। इसका नाम क्या आ गया? आर्यावर्त आ गया। अब आगे इसका नाम भारत कैसे पड़ेगा उसको हम लोग देखेंगे। अब यहाँ पर क्या होता है कि गौतम राहुगढ़ जो है उत्तरी भारत की तरफ जब आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पटना के आसपास में गंगा नदी में जब पहुंचते हैं,
तो ऐसा माना जाता है, कहा जाता है कि गंगा नदी को पार करते समय वो मुख में ज्वाला लेकर गंगा नदी को पार कर रहे थे, और पार करते समय क्या हुआ कि वो मुख की ज्वाला बीच गंगा में ही बुझ जाती है, और फिर इस प्रकार बुझ जाने के कारण वो रिटर्न हो जाते हैं और कहते हैं कि ये आर्यीकरण करने लायक नगर नहीं है, ये अछूतों का नगर है। और यही कारण है कि उस समय से पाटलिपुत्रों को अछूतों का नगर कहा जाता है। और यहाँ पर आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है परीक्षाओं में कि किस पुस्तक में पाटलिपुत्र को अछूतों का नगर कहा गया है, तो ये कहा गया है अथर्ववेद में। किसमें कहा गया है? अथर्ववेद में। आप अथर्ववेद के बारे में जान रहे हैं कि वेद त्रयी के अंतर्गत नहीं है, यानी पवित्र वेद के अंतर्गत अथर्ववेद नहीं है। और इसी वेद में आर्य जो है वो पाटलिपुत्र को अछूतों का नगर बताए हैं। ये वेद त्रयी के अंतर्गत नहीं आता है, क्योंकि अथर्ववेद में आर्य के साथ साथ अनार्य का भी वर्णन है, और अनार्य का वर्णन होने के कारण ही अथर्ववेद को पवित्र वेद नहीं माना जाता है, वेद त्रयी में नहीं रखा जाता है। और यही वेद में अछूतों का नगर पाटलिपुत्रा को कहा गया है। ये गौतम राहुगढ़ जो थे, ये राजा विदेह के दरबार में रहते थे। राजा विदेह का नाम आप जान रहे होंगे, विदेह जिसकी राजधानी मिथिला थी, यानी उत्तरी बिहार जो हमारा है वो विदेह है, जहाँ के राजा जनक थे और उस समय उनकी राजधानी मिथिला थी। तो वहीं के जो ऋषि मुनि थे एक गौतम राहुगढ़, उन्होंने ही पाटलिपुत्रा को अछूतों का नगर अर्थात पटना को अछूतों का नगर अथर्ववेद में कहा है, और ऐसा अथर्ववेद में वर्णित है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि संस्कृत भाषा का कितना बड़ा योगदान है। आर्य की भाषा क्या थी? संस्कृत। ये हमको याद रखना है। यहाँ पर अगस्त ऋषि की जो पत्नी, आपने पढ़ा है कि पूर्व वैदिक काल में जो हम विदुषी का नाम बता रहे थे, तो पूर्व वैदिक काल में जो लोपामुद्रा विदेशी का नाम आया था, सिक्ता, विश्वास, अपाला घोषा, लोपामुद्रा, सिक्ता और विश्वास, इन विदेशी स्त्रियों का नाम आया था। उनमें से लोपामुद्रा जो थी वो ऋषि अगस्त की ही पत्नी थी। ऋषि अगस्त की पत्नी जो लोपामुद्रा है वो काफी विदुषी पत्नी थी, यानी काफी विदुषी महिला थी। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा और देखते हैं। उत्तर वैदिक काल की रचना की यदि बात किया जाए तो इसमें यजुर्वेद, सामवेद, तीन वेद, अथर्ववेद, ये तीन वेद जो है ये मुख्य उत्तर वैदिक काल की रचना है। और इसके अलावा इन वेदों को, चारों वेदों को समझने के लिए जो कई सारे ब्राह्मण ग्रंथ और फिर कई सारे अरण्यक और उपनिषद का रचना होता है, ये सारे के सारे वैदिक साहित्य उत्तर वैदिक काल में लिखे जाते हैं। इसमें से अथर्ववेद जो है इसका अरण्यक नहीं लिखा गया है, क्योंकि अथर्ववेद आते आते नया समय हो गया था, और समझिए कि जंगलों में किताब लिखने की प्रथा कम हो चुकी थी, और यही कारण है कि अथर्ववेद का कोई अरण्यक नहीं मिलता है। लेकिन बाकी इधर जो तीन वेद बच जाते हैं, सामवेद, यजुर्वेद और इससे पहले ऋग्वेद, ये सब का अरण्यक भी है, जो कि इन सबों की व्याख्या करके अच्छी तरह से समझने के लिए ही ब्राह्मण ग्रंथ भी है, इसी के लिए अरण्यक भी है, और इसी पर आधारित उपनिषद, ये सारे चीजों को जो लिखा गया है ये सब वैदिक साहित्य हैं, जो कि उत्तर वैदिक काल की रचना है। अब यहाँ से कुछ क्वेश्चन जो आता है, जो मैं आपको बताया हूँ, उसको लिस्टिंग किया हूँ कि ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद को वेद त्रयी, या तो वेद त्रयी कहा जाता है, या इसको पवित्र वेद भी कहा जाता है, या इसको पारलौकिक वेद भी कहा जाता है। अब पारलौकिक वेद क्यों कहा जाता है? तो पारलौकिक वेद इसीलिए कहा जाता है, लौकिक का अर्थ होता है इस पृथ्वी से संबंधित, इस संसार से संबंधित, लेकिन पारलौकिक का संबंध है इस संसार से परे,
यानी ऊपर की संसार के बारे में बात करता है। यानी कहने का अर्थ है कि ये जो 3 वेद है, वेद त्रयी जो है, जो पवित्र वेद है, वो आध्यात्मिक दुनिया की बात करता है, यानी पारलौकिक संसार की बात करता है। इस संसार से अलग जो संसार माना जाता है, उस संसार की यानी पारलौकिक वेद इसको कहते हैं, क्योंकि उसकी बात करता है खास करके। जैसे भगवान, देवता है ना, ये सारे चीज क्या है, इस संसार से परे हैं, तो इनकी बात करता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, पारलौकिक वेद कहते हैं। जबकि यदि हम अथर्व वेद को देखें तो अथर्व वेद को लौकिक वेद कहा जाता है, संसारिक वेद कहा जाता है, क्योंकि अथर्व वेद में जो है वो संसार की अधिक बातें लिखी हुई है। संसार से संबंधित जड़ी बूटी, औषधि आदि का वर्णन किया गया है, जो कि संसार से डायरेक्ट पृथ्वी से हमारे रिलेट करता है, संबंधित है। और यही कारण है कि अथर्व वेद को लौकिक वेद कहते हैं। और इसको जो है वो, अब एक रीजन है कि पवित्र वेद के अंतर्गत क्यों नहीं रखा गया है, तो मैं पहले बताया हूं कि इसमें अनार्य का वर्णन होने के कारण इसको पवित्र वेद के अंतर्गत नहीं रखा गया। अब ऋग वैदिक काल की अपेक्षा यदि हम उत्तर वैदिक काल की बात करें तो एक परिवर्तन जो मुख्य रूप से देखने को मिलता है कि उत्तर वैदिक काल में बड़े बड़े नगर, बड़े बड़े राज्य, बड़े बड़े साम्राज्यों की स्थापना होना प्रारंभ हो जाता है। यानी बहुत बड़े बड़े राज्य, बड़े बड़े साम्राज्य इत्यादि की स्थापना प्रारंभ हो जाती है, जैसा कि पूर्व वैदिक काल में नहीं था। पूर्व वैदिक काल में छोटे छोटे प्रांत हुआ करते थे, ये इस प्रकार से नगर, राज्य या साम्राज्य नहीं हुआ करते थे। लेकिन एक चेंजिंग यहाँ देखने को मिलता है कि उत्तर वैदिक काल में जो है बड़े बड़े क्षेत्र, बड़े बड़े नगर, बड़े बड़े राज्य, बड़े बड़े साम्राज्य की स्थापना प्रारंभ होता है। और इन सबों के शक्तिशाली शासक भी हुआ करते हैं। इन शासकों का वर्णन आप उत्तर वैदिक काल में देख सकते हैं। कई राजाओं का नाम है, कई प्रकार की वंशावलियों का नाम है। इस प्रकार से जो है उत्तर वैदिक काल की एक खासियत ये भी है, एक अंतर पूर्व वैदिक काल से ये भी है कि बड़े बड़े क्षेत्र की स्थापना प्रारंभ हो जाती है। और बड़े बड़े क्षेत्र का स्थापना करने के लिए एक दूसरे से लड़ाई शुरू हो जाता है। यानी बड़ा क्षेत्र बनेगा कैसे, तो जमीन हड़प के, तो जमीन जीतने का परंपरा चल जाता है। और जमीन के लिए उसी समय से युद्ध प्रारंभ हो जाता है। और अभी तक जमीन के लिए आदमी में लड़ाई होती आ रही है। यानी कहने का अर्थ है कि साम्राज्यवाद की भावना का जो विकास है, ये किस काल से प्रारंभ होता है, तो उत्तर वैदिक काल से। पूर्व वैदिक काल में न तो जमीन के लिए लड़ाई होती थी और न ही साम्राज्यवाद की भावना का कुछ भी विकास हुआ था। ये उत्तर वैदिक काल जैसे आया, आदमी राज्य बढ़ाने के चक्कर में जमीन के लिए युद्ध करने लगे, आपस में लड़ने लगे राजा लोग, और साम्राज्यवाद की भावना का विकास हो गया। इसी क्रम में मैंने कुछ मुख्य जो साम्राज्य प्रांत थे उस समय उसको लिस्टेड थोड़ा सा किया है। जैसे कुरु प्रांत का नाम है कुरु, पांचाल, कौशल, विदेह, मगध, गांधार, ये सब जनपद है जो है ये सब उस समय का साम्राज्य है जिनकी स्थापना उत्तर वैदिक काल में होती है। अब यहाँ पर देखिए कुरु का जो क्षेत्र है वो कुरु कहा किसको जाता था, तो अभी के समय में दिल्ली और यूपी का जो मेरठ का क्षेत्र है ये कुरु कहलाता था। और इसकी राजधानी भी पूछा जाता है, तो कुरु का जो राजधानी था वो इंद्रप्रस्थ था। कुरु की राजधानी कहाँ थी, इंद्रप्रस्थ थी। तो आप इसको भी याद रखेंगे कि कुरु की राजधानी कहाँ थी, इंद्रप्रस्थ। कुरु के अंतर्गत कौन क्षेत्र है, तो दिल्ली है और मेरठ है। अब पांचाल के अंतर्गत यूपी का बरेलू, बदायूं और फर्रुखाबाद आता है। और पांचाल की जो राजधानी थी वो अहिल छत्र थी। कहाँ, अहिल छत्र। आप इसको याद रखेंगे, ये इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में पूछा जाता है। कौशल जो था इसके अंतर्गत अवध वाला क्षेत्र आता है और कौशल की जो राजधानी थी
वो श्रावस्ती थी। कौशल की राजधानी कहाँ थी? श्रावस्ती। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ। पांचाल की राजधानी अहिलछत्र। पंचाल की राजधानी अहिलछत्र। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ। कौशल की राजधानी श्रावस्ती। कौशल की राजधानी श्रावस्ती। विदेह जो कि उत्तरी बिहार का क्षेत्र पड़ता था और इसकी राजधानी थी मिथिला। राजा जनक जी यहीं के थे, तो इसकी राजधानी कहाँ थी? मिथिला। अब आते हैं मगध के बारे में। अगर हम बात करें तो मगध अभी का पटना है और मगध की राजधानी गिरिब्रज या राजगृह हुआ करती थी। राजगृह या गिरिब्रज, गिरिब्रज या राजगृह, ये मगध की राजधानी थी। गांधार जो है ये पाकिस्तान में चला गया है। रावलपिंडी और पेशावर जो है ये गांधार के अंतर्गत आता था और गांधार की जो राजधानी थी वो तक्षशिला थी। गांधार की राजधानी कहाँ थी? तक्षशिला, जहाँ के आचार्य चाणक्य थे, ये तक्षशिला। तो इस प्रकार से आप राजधानी याद रख सकते हैं। गांधार की राजधानी तक्षशिला, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ, पांचाल अहिलछत्र, कौशल श्रावस्ती, विदेह मिथिला, मगध की राजधानी गिरिब्रज या राजगृह। तो इस प्रकार से ये इम्पोर्टेंट जो जनपद थे, साम्राज्य थे, उसको मैंने लिखा, उसका राजधानी आपको बताया और ये कौन सा क्षेत्र पड़ता है ये आप थोड़ा ध्यान में रखें। और इस प्रकार से जो है धीरे धीरे क्या होता है कि उत्तर वैदिक काल में जो है साम्राज्य का विस्तार होता है, धन का विस्तार होता है, उद्योग धंधे का विस्तार होता है, व्यापार का विस्तार होता है। और इस प्रकार से मिला जुला के यदि हम ये कहें तो ऐसा कह सकते हैं कि एक मजबूत अर्थव्यवस्था तैयार हो जाता है। एक बहुत ही पावरफुल इंफ्रास्ट्रक्चर राज्य के अंदर तैयार होता है, क्षेत्र के अंदर, देश के अंदर तैयार होता है और जिसका की प्रभाव जीवन के चारों क्षेत्र, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक, यानी पॉलिटिकल जो हमारा पॉलिटिकल जो रेंज है वो सोशल जो है, इकोनॉमिकल और रिलीजियस सभी क्षेत्रों पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है, जिसका कि अध्ययन अब हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा होते जा रहा है, इसीलिए मैं अगले टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो में रखूंगा और आपको बहुत अच्छे तरह से इन चारों में उत्तर वैदिक काल में किस तरह से बातें होती है, इन चारों क्षेत्रों को अलग अलग डिवाइड करके पढ़ाऊंगा कि किस में क्या होता है, जिसको कि आपको ध्यान से समझ के और क्वेश्चन को याद कर लेना है। यानी क्वेश्चन अपने आप समझ में आपको आ जाएगा और क्वेश्चन जो है क्या होगा, आपसे ऑटोमेटिक बनना प्रारंभ हो जाएगा। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट अगले वीडियो में। तो माय डियर फ्रेंड्स, अब आप लोग क्या कीजिए कि इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए अगर अच्छा लगे तो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उसे भी पढ़ने का अच्छा से मौका मिल सके। और विशेष नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वेलकम एंड थैंक्स।